मॉर्निंग बच्चों, आज हम अनुस्वार किसे कहते हैं या अनुस्वर की परिभाषा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में बोलने में हवा केवल नाक से निकलती है उन्हें किसके द्वारा दर्शाया जाता है? अनुस्वार द्वारा दर्शाया जाता है। तो हम जैसे जिसे बोलते हैं अंगा, इससे अनुस्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में सांस केवल कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है, अर्थात इसका उच्चारण नाक से होता है। किसका? अंगा का। अंगा का चिन्ह क्या होता है? बिंदु होता है। अनुस्वर जिसका चिन्ह क्या है? बिंदु। ये स्वर के बाद आने वाली ध्वनि है। ये अपने से पहले वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में आता है, जहाँ बिंदी के रूप में, वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में आता है। इसका उच्चारण स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के अंतिम वर्ण के रूप में होता है। इसका उच्चारण स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं, जैसे क ख ग क ङ च श ज च ञ। तो इसका उच्चारण स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के अंतिम वर्ण के रूप में होता है। इस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। जैसे उदाहरण बंदर, कंदा इत्यादि। अनुस्वार एक आश्रित नासिकीय व्यंजन है। जब ये शब्द के अंत में आता है तो म के रूप में बोला जाता है। जैसे स्वयं शब्द के जब ये शब्द के अंत में आता है, जैसे स्वयं, अहम, इदम आदि, जैसे माँ के रूप में बोला जा रहा है। जब ये शब्द के बीच में आता है तो अपने आगे आने वाले व्यंजन के वर्ग के नासिकीय व्यंजन के रूप में बोला जाता है। तो जब ये बीच में आता है तो अपने आगे आने वाले व्यंजन के वर्ग के नासिकीय व्यंजन के रूप में बोला जाता है। तो नासिकीय व्यंजन के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। तो अब हमने जैसे नासिकीय व्यंजन, तो जैसे हमने ये स्पर्श व्यंजन है, 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो क ख ग क ङ, तो ये क वर्ग आएगा। च श ज च ञ, ये क्या आएगा? च वर्ग आएगा। ये ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें 5 व्यंजन है, तो ये क्या? ट वर्ग आएगा। त से स्टार्ट त थ द त न, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? 5 व्यंजन त वर्ग के अंदर। अब ये प फ ब प म, तो यहाँ पे प वर्ग लिख दिया। तो ये 5 व्यंजन किसके अंतर्गत आ रहे हैं? प वर्ग के अंदर आ रहे हैं। तो इनका पांचवा अक्षर कौन सा है? क ख ग क ङ। पंचमा अक्षर इसमें क ख ग क ङ है। यहाँ पे च श ज च ङ, ट ठ ड ट, यहाँ पे न है। त थ द त न, पांचवा अक्षर न। प फ ब प म, पांचवा अक्षर क्या है? म है। तो पंचमा अक्षर इनको कहते हैं। तो इन नासिकीय, ये सब क्या है? नासिकीय व्यंजन है। तो इन नासिकीय व्यंजनों के स्थान पर सुविधा के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे परिभाषा में पढ़ा था ना कि ये इसका उच्चारण स्पर्श व्यंजन, मैंने बता दिए 25 स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग भी बता दिए। क, फिर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के अंतिम वर्ण। अब अंतिम वर्ण भी मैंने आपको बता दिया। इसका पंचमा अक्षर अंतिम वर्ण के रूप में होता है। तो अब हम न्यासिकीय व्यंजन के स्थान पर बिंदु का प्रयोग जो है सुविधा के लिए करते हैं। जैसे प जमा अ, हमने पंकज लिखा, तो यहाँ पे हमने प लिखा। प के नीचे हलंत इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें हमने स्वर को अलग कर दिया है। तो जब हलंत लगा, ये स्वर रहित व्यंजन है, ये स्वर रहित व्यंजन है क्योंकि सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि होती है। तो हमने स्वर रहित व्यंजन लिखा तो अ को अलग कर दिया। प जमा पंकज, प जमा अ, तो अ के ऊपर बिंदी क्या है? अनुस्वार है, तो यहाँ पे अनुस्वार लिख दिया। अब क लिखा, क लिख दिया, ये भी हलंत डाल दिया। स्वर रहित व्यंजन अ को अलग से लिख दिया। अब ज लिखा, ज के नीचे हलंत डाल दिया। स्वर रहित व्यंजन जमा अ, तो इसका अब ये पंकज हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सुविधा के लिए हम अनुस्वर का चिन्ह लगाकर पंकज लिखेंगे। अब देखो पंजा आ गया, ये जो है इसमें पंचमा अक्षर का प्रयोग हुआ है। इसमें पंचमा अक्षर क ख ग क ञ का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हमने पंजा प, फिर हमने अ लिखा, फिर प के ऊपर बिंदु है, अनुस्वार लिखा, फिर ज लिखा,
ज, इसके नीचे हलंत, तो स्वर को अलग कर दिया, तो जो को क्या है बड़े आ की मात्रा, तो बड़ा आ लिख दिया पंचा। अब हम पंडित देखते हैं। पंडित प जमा अ, फिर ड जो है ये यहाँ पे अना, सॉरी पंडित अना, यहाँ पे अना नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अनुस्वार जमा ड को क्या है छोटी ई की मात्रा, तो यहाँ पे अलग कर दिया। ड क्या है स्वर रहित व्यंजन, तो इसको क्या लगी हुई है छोटी ई की मात्रा है, तो हमने वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, छोटी ई जमा त जमा अ, अब बन गया पंडित। अब हम लिखते हैं पंथ। प लिखा, प का स्वर रहित व्यंजन अलग कर दिया, अलग से लिख दिया, प के ऊपर बिंदी अनुस्वार लिख दिया, थ फिर लिख दिया, फिर थ के साथ अ लिख दिया। अब हम पंथ बन गया। अब लिखते हैं पंप। प जमा अ, प जमा अ, तो ऊपर बिंदी अनुस्वर, फिर प जमा अ, तो क्या लिख दिया पंप। तो हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, नासिकीय व्यंजनों में अनुस्वर का सुविधा के लिए प्रयोग किया है। तो अब हमने स्वर ये स्पर्श व्यंजन 25 पंचमाक्षर भी समझ लिया। पंचमाक्षर के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे अनुस्वर का प्रयोग कर लिया। आजकल पंचम वर्णों भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये पंचम वर्णों के स्थान पर सुविधा की दृष्टि से अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे झंडा, तो हम ऐसे झंडा लिख रहे हैं। पंख क ख ग क ङ की जगह पे ऊपर बिंदी ख, अनुस्वर का प्रयोग। बंदर, न जो कौन सा अक्षर है, त वर्ग का न त वर्ग का न आखिरी अक्षर, तो बंदर। चंचल, तो यहाँ पे च वर्ग का क ख च श ज च न की जगह पे हम अनुस्वार चंचल बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं। सुविधा की दृष्टि से हम बिंदु का प्रयोग कर। अब हम अनुस्वार के उदाहरण लेते हैं, जैसे हंस, कंस, कंगन, जंगल, गंगा आदि। अंक, अंत, संत, मंत्र, हंस आदि। आगे ठ जमा अनुस्वार जवा ड, तो क्या बना ठंड। प जमा अनुस्वर का चिन्ह बिंदु ख, पंख। तो अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती है, अब मैंने र लिखा है, र लिखा, व्यंजन लिखा है, अब मैंने इसके ऊपर मात्रा लगाई, सॉरी ये क्या है, ये र के ऊपर जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, शिरोरेखा बोलते हैं। तो जिन स्वरों की मात्राएं र के ऊपर क्या ये लाइन लगाई, इसको शिरोरेखा, तो र के ऊपर मात्रा रे लिख दिया, तो ये क्या आ गया मात्रा आ गई। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी है, ये लाइन इसके ऊपर मात्रा लगी है, ऊपर लगती है, उनके साथ अनुनासिक के चिन्ह चंद्र बिंदु के स्थान पर। अब हम यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये अटपटा सा लग रहा है, तो उनके साथ जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लिखती है, र के ऊपर मात्रा लगाई, सॉरी लाइन लगाई, ये शिरोरेखा है, इसके ऊपर मात्रा ए लगाई, तो उनके स्थान पर अनुनासिक के चिन्ह चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वर के चिन्ह बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे ईंट, कही, सींचना, गेंद, मैं, है आदि शब्दों में प्रयुक्त छोटी बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए स्वर अनुनासिक है, किंतु इनकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर लगी हुई है। देखो जैसे शिरोरेखा के ऊपर लगी हुई है। स को भी क्या है बड़ी की मात्रा, गो को क्या है छोटी ई की मात्रा है, शिरोरेखा के ऊपर लगी, इसलिए यहाँ अनुस्वर का प्रयोग हुआ है। इसलिए यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया है, अनुस्वर का प्रयोग किया है। इनमें अनुनासिक का प्रयोग करने पर ईंट जैसे चंद्र बिंदु लगा दिया, कहीं चंद्र बिंदु लगा दिया, सींचना के ऊपर भी अनुस्वार ने लिखाया, चंद्र बिंदु लगाया, गेंद, मैं, हे आदि रूप बनेंगे जो कि अशुद्ध और अप्रचलित है। तो इसलिए यहाँ पे जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती है, उनके साथ अनुनासिक के चिन्ह चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वर के चिन्ह बिंदु का प्रयोग ही सही रहेगा। अनुनासिकता को लिखने के लिए दो चिन्ह बनाए गए हैं, बिंदु तथा चंद्र बिंदु। जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली होता है, जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली होता है, उन पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे गांव है, गांव लिखा मैंने, तो यहाँ पे स्थान खाली है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया चंद्र बिंदु। जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर, ये ग के ऊपर क्या लाइन क्या है शिरोरेखा, स्थान खाली है, तो उन पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। तो जिनके ऊपर स्थान खाली नहीं है, मात्रा लगी है, जैसे चोंच, जैसे अब देखो चोंच यहाँ पे क्या लगी हुई है
बड़े ओ की छोटे ओ की मात्रा लगी लगी हुई है, बड़े छोटे ओ की मात्रा, चोंच च जमा बड़े छोटे ओ की मात्रा। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, स्थान खाली नहीं है, मात्रा लगी हुई है, तो उन पर बिंदु अर्थात बिंदु लगाया जाता है। अतः अनुनासिक स्वरों को इस प्रकार लिखा जाता है, गाँव, कुआं, हंसना, पूंछ आदि। तो यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर कोई भी कुआं, हंसना, शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे मात्रा लगी हुई है। भैंस छोटी बड़ी ए की मात्रा है, यहाँ पे छोटी ए की मात्रा है, जहाँ पे बड़ी ए की मात्रा है। शिरोरेखा के ऊपर स्वरों की मात्राएं लगी हुई हैं, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, अनुस्वर का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों अब आपको समझ आ ही गया होगा कि अनुनासिक और अनुस्वर किसे अनुस्वर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।